नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। एज यू नो डैट कि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान मतलब कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके JSSC CGL पेपर 3 से रिलेटेड है। जो कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी तक हमने टोटल 11 क्लास कर लिया है, लेकिन आज का हमारा जो क्लास है वह क्लास 12 है, जहाँ कि हम मेमोरी के बारे में सारी बातें जानने वाले हैं। इस रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम इस क्लास में जानेंगे। और अगर मैं इससे प्रीवियस क्लासेस की बात करूं तो वहाँ पे हमने हार्डवेयर के बारे में बहुत सारी बातें जानी है, जो कि आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जहाँ पे क्लास 10 में आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और क्लास 11 में आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो ये 2 पार्ट में आपका हार्डवेयर वहाँ पे क्लास प्रोवाइड है। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और साथ ही इसकी PDF हमारे जो ऐप है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी वहाँ पर PDF प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास की ओर और देखते हैं मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सभी को हम एक एक करके जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी का मतलब ही होता है किसी चीज़ को स्टोर करना। मेमोरी का प्रयोग डेटा या सूचना को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जितने भी डाटाज और इन्फॉर्मेशंस होते हैं उन सभी को इकट्ठा कर एक जगह स्टोर करना मेमोरी कहलाता है। अब देखिए, मेमोरी में भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे मेमोरी को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। पहला हो जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसका मतलब हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, जिसका मतलब द्वितीयक मेमोरी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी लगाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रन करती हैं, या ऐप हो या उसमें जितनी भी क्रोम वगैरह हम जो यूज करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग होते हैं, सभी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी के कारण ही रन करती हैं। जहाँ की हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो यह मेमोरी बाहर से लगाई जाती है। ठीक है, यह जो मेमोरी रहेगी प्राइमरी मेमोरी, वह आपके जो कंप्यूटर है उसी में ऑलरेडी उसी में फिक्स रहती है। ठीक है, उसके अंदर से ही इंस्टॉल होकर आती है। और जो कि सेकेंडरी मेमोरी है हमारा, जो कि SM के नाम से हम यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो SM मेमोरी होती है वह आपका बाहर से लगती है, जिसे एक्जुलरी मेमोरी कहते हैं, मतलब कि सहायक मेमोरी कहते हैं। यह भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आपसे एग्जाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, इसका यूज कैसे होता है। तो आपको ध्यान रखनी होगी कि किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना है, जो हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर प्राइमरी मेमोरी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो रोम हो जाएंगे, रैम, कैश, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही साथ इसे जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे हम बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 नाम है, तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। पहला एक्जुलरी मेमोरी मतलब सहायक मेमोरी, और दूसरा बैंकिंग स्टोर मेमोरी, मतलब कि दूसरा इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, और भी बातों को ध्यान करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में चीज़ें देख लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे चीज़ें कुछ और भी हैं, जैसे कि इसमें मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें भी इसके 2 नाम हैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि इसे भी मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ सेमी कंडक्टर मेमोरी भी इसे कहा जाता है, मतलब कि अर्धचालक मेमोरी भी इसे कहा जाता है। पॉइंट्स मैं फिर से बता दूँ, सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। पहली आपको बात ध्यान देनी है यहाँ पर सबसे पहले कि प्राइमरी मेमोरी के 2 नाम हो जाएंगे। पहला आपका मेन मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर रोम, रैम, कैश। ठीक है, यह बात आपको प्राइमरी मेमोरी के साथ याद रखनी है। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी में हो जाएगा, यहाँ पे पहला नाम हो जाएगा इसका एक्जुलरी मेमोरी। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इसका बैंकिंग स्टोर मेमोरी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी कहाँ लगाया जाता है, तो यह बाहर से इंस्टॉल किया जाता है, मतलब कि इसका जो इंस्टॉलेशन होगा वह बाहर से होगा, और यह ऑलरेडी इसमें फिक्स होकर आएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। और भी बातें हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में, उन सभी को जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। यह मेमोरी CPU में अटैच्ड होती है, जो अस्थाई होती है। साथ ही साथ प्राइमरी मेमोरी एक अस्थाई मेमोरी के रूप में जाना जाएगा। केवल रोम को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, क्योंकि इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसे आप मेमोरी चिप के तौर पे जानते हैं, मतलब कि ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होता है, जिसमें कि हम अपने वीडियोज़ वगैरह रखते हैं। ठीक है,
और भी बातें हैं रोम के बारे में, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी किस नाम से जाना जाता है। इसका पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर की सभी बेसिक फंक्शनैलिटी के निर्देश को स्टोर किया जाता है। रोम केवल रीडेबल होती है, मतलब कि इसमें स्थित इन्फॉर्मेशन को केवल रीड किया जा सकता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ यही कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके साथ साथ इसमें ध्यान रखना होगा क्या इसे बाहर से भी लगाया जा सकता है, तो हाँ, इसे बाहर से भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे कुछ और भी बातें हैं यहाँ पे, जिसमें सीपीयू के माध्यम से बाहर से कनेक्ट की जाती है। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसे बाहर से लगाई जाती है सेकेंडरी मेमोरी को। इसके एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि यूएसबी, सीडी और मेमोरी कार्ड। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखनी है। चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज़ें इन्हें अलग बनाती है और क्या चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होगा आपको, चीज़ों को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ पीडीएफ को आप जब रीड कीजिएगा तो आप वहाँ से नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है, जब यहाँ से पीडीएफ को आप ले लीजिएगा तो नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, पॉइंट्स 2 पॉइंट्स देकर बना लीजिएगा कि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को नोट्स बनाना है। चलिए बढ़ते हम आगे और देखते हैं कि रोम क्या होता है। तो रोम को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम और तीसरा हो जाएगा डबल ई पी रोम। तो पहला पी रोम का मतलब हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें ई जब हम इंस्टॉल कर देंगे, मतलब ई लगा देंगे इसके आगे, तो इसमें हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जब इसमें हम एक और ई लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसके फुल फॉर्म्स आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म्स अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो आप कहाँ से जवाब दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको फर्स्ट याद होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको सफिक्स के तौर पर ऐड कर देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को ऑलरेडी प्रीफिक्स के तौर पे ऐड की जा रही हैं। बातों को अच्छे से ध्यान रखना होगा। चलिए पी रोम के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इसमें प्रोग्राम सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। साथ ही साथ ई पी रोम का मतलब हो जाएगा इसमें प्रोग्राम को बार बार मिटा कर लिखा जा सकता है। साथ ही साथ डबल ई पी रोम का मतलब हो जाएगा इसमें प्रोग्राम को इलेक्ट्रिकली मिटा कर लिखा जा सकता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि रैम क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने रोम के बारे में जाना, अब हम जानेंगे रैम के बारे में। तो रैम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है मेन एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए इसमें ना इतनी सारी फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। खासतौर पर तो यहाँ पे बहुत सारे जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपको ऑलरेडी याद होंगे। रैम हो गया, रोम हो गया, शायद आपको यूएसबी के बारे में भी याद होगा, सीडी के बारे में भी याद होगा। इन सारी के फुल फॉर्म्स तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी, तो आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए रैम के बारे में जानते हैं। इसे प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहता है। ठीक है, जो कि वर्तमान में जो चीज़ें उसमें रन कर रही हैं उन सारी चीज़ों का डाटा उसमें स्टोर रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल हो तो उसमें रैम इंस्टॉल हो जाता है, किसी ऐप को आप बार बार यूज कर रहे हैं। जब आप उसके ऐप इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि कैश और रैम वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी उसमें अपनी एक अलग स्पेस ले लेती है। तो यही रैम का कार्य होता है, जो चीज़ें रन कर रही है उन सभी का डाटा वहाँ पे स्टोर करना होता है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि रैम का डाटा किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, जिसे सिस्टम शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सप्लाई बंद होने पर रैम में मौजूद डाटा नष्ट हो जाती है। अगर उसमें करंट नहीं प्रोवाइड की जा रही है, उन्होंने करंट का सप्लाई उसमें नहीं चल रहा है, तो उसमें जितनी भी डाटा स्टोर है वह ऑलरेडी डिलीट हो जाएगी। मतलब जैसे ही लाइट वहाँ से कटेगा वह सारी डाटा वहाँ से नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो रैम है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो रैम को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका डी रैम हो जाएगा और दूसरा आपका एस रैम हो जाएगा। डी रैम का मतलब हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का मतलब हो जाएगा
स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, आपको बात ध्यान रखनी होगी, बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसमें कुछ बातें हैं जो कि हम अच्छे से जान लेते हैं, जैसे कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, चीज़ों को बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि इसमें जो डाटा है वो अच्छे से वर्क कर पाए। साथ ही साथ इसमें जो स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें डाटा कंप्यूटर ऑन होने तक ही सुरक्षित रहता है। मैंने क्या बताया, ये उसके पार्ट है, अगर सप्लाई बंद होगा तो दोनों का डाटा नष्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों में डाटा को बनाए रखने के लिए डी रैम में यहाँ पर चीज़ों को रिफ्रेश करना पड़ता है। आगे है हमारा कैश मेमोरी भी एक मेमोरी के तौर पे काम करती है, तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि इन कंप्यूटर ए कैश इज़ ए हाई स्पीड डाटा स्टोरेज, ठीक है, लेयर व्हिच स्टोर और सबसेट ऑफ डाटा, मतलब कि कंप्यूटर में बहुत ही छोटी अमाउंट में पाए जाने वाली एक ऐसी टेम्पोररी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की सभी मेमोरी में फास्ट होती है। देखिए बात ध्यान रखनी है, यह सबसे छोटी मेमोरी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मेमोरी की सबसे छोटी पार्ट कौन सी है, तो कैश मेमोरी सबसे छोटी पार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि यह सबसे फास्ट होती है। क्या होती है? सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का यूज ही किसी भी डिवाइस में इसलिए किया जाता है कि डाटा एक्सेस टाइम कम हो, मतलब कि अगर हम उसमें यूज कर रहे हैं तो जितने भी डाटा एक्सेस किए जा रहे हैं वो शॉर्ट टाइम में चीज़ों को एक्सेस कर ले और वह डिवाइस को आसानी से प्राप्त हो सके, जिसके बार बार ज़रूरत पड़ रही हो। मतलब कि जो चीज़ें हमें बार बार चीज़ों को वहाँ पे एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ रही है वह शॉर्ट टाइम में हमें वहाँ पे एक्सेस करने को मिल जाती है। तो कैश मेमोरी के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है कि यह कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है और सबसे छोटी मेमोरी भी होती है। साथ ही साथ सीपीयू में प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। यह कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू के मध्य में स्थित होती है और इसका साइज़ कितना होता है? तो 256 KB से लेकर 4 MB तक। ठीक है, कितना होता है? 256 KB से लेकर 4 MB तक इसका साइज होता है। साथ ही साथ प्रेजेंट में डी रैम कंप्यूटर के प्रयुक्त होती है। अब आपसे पूछेगा कि जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर है उसमें कौन सी रैम यूज की जाती है, तो डी रैम उसमें यूज की जाती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, साथ ही साथ DDR के बारे में जान लेते हैं। तो डबल डाटा रेट होता है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में प्रयोग हो रही है अभी के तौर पे, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इसे प्रयोग किया जाता है। मेमोरी कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो रजिस्टर का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्पीड के अकॉर्डिंग बताया गया। रजिस्टर का हो जाएगा 1 से 2 नैनोसेकेंड, कैश मेमोरी का हो जाएगा 3 से 10 नैनोसेकेंड, रैम का हो जाएगा 11 से 60 नैनोसेकेंड और ऑप्टिकल डिस्क का हो जाएगा 10 से 50 मिलीसेकेंड। और चीज़ें हैं जो कि हम देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाएगा 5.25 इंचेज और दूसरा हो जाएगा 3.5 इंचेज। यह दोनों फ्लॉपी डिस्क के पार्ट हो जाएंगे, जिसकी क्षमता पहला का हो जाएगा 1.2 MB और दूसरा का हो जाएगा 1.44 MB का इसका कैपेसिटी हो जाएगा। आगे है यहाँ पे हमारा CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि यूज की जाती है। इसमें 700 MB यहाँ पे स्टोरेज की क्षमता होती है। ठीक है, साथ ही साथ DVD के बारे में बात करें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसमें कि आपका क्षमता हो जाएगा 4.7 GB एक लेयर में। CD होती थी ना ऐसे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होता था, ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा फर्स्ट लेयर का, उसका हो जाएगा आपका 4.7 GB और सेकेंड लेयर का हो जाएगा 8.5 GB। टोटल मिला के यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 GB का। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा है HDD, मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1 TB 2 TB, मतलब कि इससे बढ़ते जा जाएगा, मतलब कि टेराबाइट में इसकी कैपेसिटी होती है, जो कि अभी यूज की जा रही है कंप्यूटर्स में। ठीक है, जो कि अलग से लगाई जाती है। साथ ही साथ मैग्नेटिक डिस्क, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें हमें जाननी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसमें SD मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड भी होता है, जिसे हम SD कार्ड के नाम से जानते हैं। हम जो मोबाइल्स में लगाते हैं अलग से, SD में क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की क्षमता होती है। वहाँ पे जब आप SD कार्ड को परचेज करते हैं तो उसमें लिखा रहता है क्लास 1 क्लास 2, तो उसमें जितना भी क्लास जितना कम होगा उसका स्पीड उतना ही कम होगा, और क्लास में जितना ज़्यादा होगा उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप ये चीज़ों को समझ चुके होंगे तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम से मेमोरी खरीदें तो वहाँ क्लासेस को देख लिया करें कि इसमें क्लास कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसका स्पीड रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डाटा एंड डाटा प्रोसेसिंग। ध्यान रखने वाली बात है, मैंने अभी तक जो चीज़ें पढ़ाई वो आपका मेमोरी के तौर पे हो जाएगा, और यह दूसरा क्लास है, इसी में मैंने इसे ऐड कर दिया है डाटा एंड डाटा प्रोसेसिंग।
तो डाटा का बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, मतलब कि समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने लिखा सुधांशु, तो इसके बारे में तो आप कुछ नहीं जानते होंगे। मैंने इसमें रंजन लगाया तो भी आप इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं। जब तक मैं इसके बारे में सारी चीज़ें नहीं लिख दूं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं सारी चीज़ें, तब तक यह डाटा के फॉर्म में रहेगा। और सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूं और सारी चीज़ों को एक साथ बताऊं तो यह एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे जाना जाएगा। तो मतलब डाटा क्या होता है, तो रॉ मटेरियल होता है, और जब हम उन सभी को व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर जाना जाता है। डाटा क्या हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल हो जाएगा, और उन सभी रॉ मटेरियल को व्यवस्थित ढंग से एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। यह कंप्यूटर की एक परिभाषा है जो कि यहाँ पे बताई गई है, जिसमें कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, साथ ही साथ इसमें तार्किक गणनाएं भी करते हैं। इन सभी चीज़ों को इसमें किया जाता है। कंप्यूटर का डाटा को सूचना में परिवर्तित करना, जिसे EDP के नाम से जाना जाता है। या देखिए, सारी चीज़ों को सूचनाओं को परिवर्तित करना EDP के नाम से जाना जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म यह हो जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर में इनपुट हम CPU को देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम देते हैं। CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। CPU को माइक्रोचिप भी कहा जाता है, साथ ही साथ प्रोसेसर भी कहा जाता है। मतलब कि CPU को क्या क्या कहा जाएगा, तो प्रोसेसर और माइक्रोचिप कहा जाएगा। CPU में मदरबोर्ड होती है, यही से डाटा प्रोसेस होकर आउटपुट के लिए जाती है। क्या होती है, तो CPU में मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड कहाँ होती है, तो CPU में होती है। और डाटा कहाँ से, मतलब इनपुट जो चीज़ें हम करेंगे उसमें, तो वह कहाँ प्रोसेस होकर जाएगा, तो आउटपुट में वह चीज़ें जाएंगी। तथा इंटेल द्वारा विकसित पहला प्रोसेसर 4004 हो जाएगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे नोट कर सकते हैं। और किसके द्वारा बनाया गया, तो इंटेल के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, CPU को कंप्यूटर का हृदय या माइंड भी कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा कि CPU को क्या क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हार्ट या माइंड कहा जाता है। CPU को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला ALU और दूसरा CU। अब ALU का मतलब क्या हो जाएगा, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, और CU का मतलब हो जाएगा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ALU के द्वारा गणितीय संक्रियाएँ, मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आदि, तथा तार्किक संक्रियाएँ, मतलब कि ये सारी चीज़ें इसे नियंत्रित की जाती है। और जब हम बात करते हैं CU के द्वारा, तो CU के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के द्वारा यह CPU का पार्ट है, जो कि प्रोसेसर को डायरेक्शन प्रदान करती है, जो कि इनपुट और आउटपुट के मध्य, इन दोनों के बीच में जो कि सिग्नल को यहाँ पे स्थापित करती है। ठीक है, इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे डाटा के बारे में जान लेते हैं। तो डाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक न्यूमरिक डाटा और दूसरा अल्फ़ाबेटिक डाटा। न्यूमरिक डाटा में क्या हो जाएगा, तो 0 से लेकर 9 तक, मतलब कि 10 संख्याओं का यहाँ पे चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो कुल 10 संख्याएं हो जाएंगी। इसमें डाटा जो होते हैं, इससे अर्थमेटिक फंक्शंस किए जा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा हमारा हो जाएगा अल्फ़ा न्यूमरिक डाटा। इससे A to Z, मतलब कि कैपिटल और स्मॉल दोनों के जो फंक्शंस हैं वो किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनसे भी इन सारी चीज़ों को फंक्शन किए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो कि आपके डाटा एंड डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड थी। साथ ही साथ इसमें हमने मेमोरी के बारे में भी कुछ बातें जानी जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड थी। और इसके बाद जो हमारा क्लास होगा वह आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का क्लास हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ खोटा निबंध की जो पहली कहानी है यहाँ पे सॉफ्ट टायर चले है, उसकी यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो उससे भी आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ की आपको विस्तृत विवरण के साथ साथ क्वेश्चन प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को हिंदी में बताया गया है और शब्दावली को यहाँ पे भी बताया गया है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको खोटा में बताए गए हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके। मेनली यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जो कहानी वहाँ पर बताई गई है वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने अपने तरफ से सारी एफर्ट्स लगाई हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा टेलीग्राम पे डेली क्यूजे कराई जाती हैं, तो ये सारे टाइमिंग है, तो वहाँ पे आप जाकर क्यूजे अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ यहाँ पे आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट जो कि 99 रुपीज़ में प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आप जाकर परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, जहाँ कि आपको खोटा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट जो कि 299 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट के तौर पर प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके टॉपिक वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को स्टडी फॉर गोल्स को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।